नमस्कार हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अजू जी, दर्शकों को भी खूब खूब प्रणाम। सर, मुंबई के भायखला इलाके में मुहर्रम के जुलूस के दौरान पुलिस ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा है जिसके पास से जहरीले कैप्सूल 14,900 जहरीले कैप्सूल मिले हैं। तो वो उन कैप्सूल्स को लेकर मुहर्रम के जुलूस में क्या कर रहा था सर? क्या कोई बहुत बड़ी साजिश थी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारने की? वो तो चाहता था 20, 25, 50 लोग मर जाए ये कैप्सूल खा के। दोष तो हिंदुओं पे ही लगना था। ऐसी स्थिति में बंबई के अंदर भायखला में जब कोई कैप्सूल बांटता हुआ पकड़ा जाता है, इसका मतलब ये होता है कि बड़े पैमाने पे बंबई के अंदर कौमी हिंसा फैलाने का, दंगे फैलाने का ये एक प्रयत्न था। और जो प्रयत्न को बहुत एन वक्त पे पुलिस ने पकड़ के उसके पास से 14,900 कैप्सूल बरामद किए हैं। कैप्सूल के अंदर जिंक फॉस्फेट भरा था अंशु जी, जो कि चूहे मारने की दवाइयों में आता है। अभी इससे 15, 20, 50 लोग तो मर ही जाते अगर ये पूरे कैप्सूल वितरित होते तो। वो तो तकरीबन 50 किलो जिंक फॉस्फेट लेके आया था, पुलिस ये बता रही है। इससे तो 30-40 हजार कैप्सूल बनते हैं। अभी मुहर्रम के जुलूस के अंदर अगर ये कैप्सूल दर्द कम करेंगे, ये इसकी दवा है करके ये वितरित कर देता तो क्या हंगामा हो जाता, कितने लोग मर जाते। और उसका दोष तो हिंदू समाज के ऊपर ही लगना था, क्योंकि ये तो मुहर्रम का जुलूस है। पुलिस ये भी बता रही है कि पिछले 1 साल के अंदर ये बंदा तकरीबन 19 बारी ईरान और इराक जाके आया है। ये ईरान और इराक और सीरिया जैसे देशों में वारंवार प्रवास करने का मतलब क्या है? वहां से ये क्या सीख के आते हैं? मास मर्डर करने के तरीके। मास मर्डर मतलब सामूहिक रूप से एक हत्याकांड करो जिससे समाज के अंदर ऐसा दंगा फैल जाए कि जो आप कई दिनों तक इसकी आग को काबू में ही नहीं ले पाओ। और ये चीज ये करने आया था। इसके साथ में मुहर्रम के जुलूस के अंदर आपको देश भर में हर जगह पे कट्टरवादी तत्व कहीं तलवार लेके, कहीं चाकू लेके, कहीं AK-47 दिखा के धांधली करने की कोशिश करते आज दिखाई दे रहे। ये जो केमिकल इस्तेमाल कर रहा था, ये क्या ईरान इराक से लेकर आ रहा था? क्योंकि अगर इसके पास इतना किलो की तादाद में ये केमिकल मिला है तो कहां से आया? और दूसरा, ये खुद मुस्लिम ही है ना, तो ये क्या मुस्लिम समुदाय के लोग, जो शिया समुदाय के लोग हैं, जो मुहर्रम मनाते हैं, बड़ा पाक त्योहार है उनका, तो उसमें खलल डालकर दंगे भड़काने की साजिश कर रहा था? क्योंकि कोई भी इस बात पर तो यकीन नहीं करता ना, अगर ऐसी घटना हो जाती, ये अनहोनी हो जाती, कोई ये यकीन नहीं करता कि मुस्लिम ने इस तरह से कैप्सूल बांटकर मुसलमानों को ही मार डाला। कोई मानेगा नहीं कि मुस्लिम ने मुस्लिम को मार दिया। लोग तो यही कहेंगे कि किसी हिंदू ने ये कैप्सूल बनाई है और बना के दे दी है। और ये जो केमिकल है जिंक फॉस्फेट, तकरीबन 50 किलो ईरान इराक से लाना मुमकिन नहीं है। उसे यहाँ के इकोसिस्टम में से ही किसी ने, बंबई में से ही किसी ने मुहैया करवाया है। ये बात तो बड़ी तय है। और इसके साथ में आज जो आप वारदातें बिहार के समस्तीपुर में या दूसरे इलाकों में भी आप देख रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि एक बहुत बड़ी साजिश मुहर्रम के वक्त पे, मुहर्रम के जुलूस जब जा रहे हो उस वक्त पे देश के अंदर अलग अलग ठिकानों पे बड़े पैमाने पे हिंसा करने की साजिश रची गई हो, ऐसा पूर्ण रूप से दिखता है। सर, उज्जैन में भी तो आप देखिए ना, उज्जैन में मुहर्रम के जुलूस के दौरान क्या हुआ? एक कार को जिसमें पटाखे भरे हुए थे, क्रेन से 40 फीट ऊपर उसको लटका दिया, उसमें धमाका किया गया, साथ में कहा गया ले हम फिर आ गए। तो ये भी तो दंगा भड़काने की, हिंदुओं को डराने की ही साजिश कही जा सकती है ना। उज्जैन बोले तो महाकाल का शहर है अंजू जी।
अभी महाकाल के शहर के अंदर क्रेन पे 40 फीट ऊंचे एक कार को लटका के उस पे विस्फोट करना और कहना लो हम आ गए, मतलब ये डराने की एक साजिश है। यही तो ये 0.5 फ्रंट को बाहर के आकाओं ने कह के बोला भेजा है कि आपको ये करना है। आप जब तक भारतीय समाज के अंदर डर का और खौफ का माहौल पैदा नहीं करोगे, शहर शहर में खौफ का माहौल पैदा करना है। कम से कम एक राज्य के अंदर 2, 4, 5 शहरों में ऐसे खौफ का माहौल पैदा करने की ये कोशिश थी। उज्जैन के अंदर जो हुआ है, और ऐसी घटनाएं पहले आपको इंदौर में भी देखी गई है, आज ये उज्जैन में पहली बार नहीं हुआ है। तो इससे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उसी तरह इधर भाईखला में हो रहा है, तीसरी तरफ इधर समस्तीपुर में हो रहा है। देखिए, देश के अलग अलग ठिकानों पे अलग अलग दिशाओं से इस प्रकार की खबरें आ रही है। ये क्या है? अंदर का 0.5 इकोसिस्टम खड़ा होके तुम्हें चैलेंज कर रहा है। जैसे उज्जैन में कहा ना, लो हम फिर आ गए। आप उनको दबाओगे, दब के बैठेंगे और कहेंगे फिर आ गए। इस प्रकार की हरकतें वही करता है जो 0.5 इकोसिस्टम के साथ में पूरे का पूरा जुड़ा हुआ है और उन्हें बाहर से बहुत ज्यादा सपोर्ट आ रहा है। और इसीलिए शायद हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी सतर्क हो गई है कि उनको बड़ी वारदात हो उससे पहले इसका पता चल जाता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, क्योंकि मुंबई पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी दिखाई है, जो इसके पास से सारे कैप्सूल भी बरामद कर लिए और एक बड़ी साजिश को उन्होंने नाकाम कर दिया। और जैसे आपने उज्जैन के बारे में बताया, उज्जैन में भी कमोबेश इसी तरह का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। लेकिन सर, सबसे अहम बात तो यह है कि अभी कुछ दिन पहले हमारे एनएसए अजीत डोभाल ने मुस्लिम नेताओं को बैठक के लिए बुलाया था। तो उस बैठक में क्या इसी तरह के मुद्दों को लेकर आशंका जताई गई थी? क्या आईबी के पास मुहर्रम के दौरान इस तरह की हरकतें करने का कोई इनपुट था? स्पेसिफिक त्योहार की बात तो नहीं की गई, मगर अजीत डोभाल ने 23 मुस्लिम नेताओं के साथ में 90 मिनट बिठाकर बातें की है। उनसे काफी इंटेलिजेंस की शेयरिंग की गई है और बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पाकिस्तानी आईएसआई, सीआईए के द्वारा फंडेड काफी एलिमेंट्स भारत के अंदर धांधली करने की कोशिश करेंगे। खास करके मणिपुर, वेस्ट बंगाल और केरल के कुछ नेता थे। उनको बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया कि अगर आप चाहते हैं कि आप शांति से रह पाए तो मेहरबानी करके आपके अंदर के ये 0.5 फ्रंट के तत्वों को आप काबू में रखिए, वरना हमें पता है उनको कैसे मच्छर की तरह खत्म कर देना। अजीत डोभाल ने आज से 15 दिन पहले भी एक बैठक के अंदर मुस्लिम एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद और डॉक्टर्स और उनके साथ में बैठ के उनको कहा था कि आप चाहते हो कि भारत नाम की शिप तैरती रहे और सही तरह से तैरती रहे, तो आप देखिए आपके समाज के अंदर उसमें छेद करने वाले जो चूहे हैं उनको बाहर निकाल के हमें दीजिए। जो आप नहीं करोगे और भारत की नैया डूबती जाएगी। अगर जो आप भारत के अंदर रहकर राष्ट्र विरोधी कार्य करते रहोगे तो हम उसे सहन नहीं करेंगे और एक ही झटके में बाहर निकाल के उनको फेंक देंगे। उसके लिए हमारे पास बहुत रास्ते हैं। पिछली 2 मीटिंग्स के अंदर देश के लघुमती संप्रदाय के विविध नेताओं को और मौलानाओं को हमारे अजीत डोभाल जी ने बहुत स्पष्ट संदेश दे दिया है
आज से 4 दिन पहले जो मीटिंग हुई उसमें उनका कहने का संदर्भ मोहर्रम से ही था, मगर उन्होंने मोहर्रम का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि आपके त्योहारों के अंदर अगर धांधली हुई, आपके त्योहारों के अंदर अगर धांधली हुई, देखिए मेरे शब्द प्रयोग बहुत क्लियर है, तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं और समाज के अंदर दंगा फैलाने की कोई भी कोशिश अगर आपके राज्य से निकली तो हम उसको बख्शेंगे नहीं। ये बात अजीत डोभाल जी ने बहुत सीधी सादी भाषा में, जो उनको समझ में आए वो भाषा के अंदर कह दी गई है। और खास करके केरल, जहां पर आईसिस का भी बड़ा नेटवर्क चल रहा है। सर, आईसिस का नेटवर्क चल रहा है केरल में, मणिपुर में भी किस तरह के हालात हैं और बंगाल में भी क्या तमाशा हो रहा है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन सर, ये जो शख्स था जो चूहे मारने की दवाई वाले कैप्सूल लेकर घूम रहा था, ये तो ईरान और इराक जाता है, तो वहां पर तो सर आईसिस का बोलबाला है ना। तो ये सर इतनी बार वहां पर गया, क्या जांच एजेंसियों की रडार पर कभी भी नहीं आया? क्योंकि हम तो ये सुनते आए हैं कि जब भी कोई पाकिस्तान पहुंच जाता है या इन देशों के बड़े दौरे करता है तो उन पर पैनी नजर रहती है इंटेलिजेंस एजेंसियों की। तो यहाँ पर क्या माना जाए, क्या पैनी नजर थी इसीलिए पकड़ा गया? मानना तो यही पड़ेगा कि पैनी नजर थी इसीलिए पकड़ा गया, मगर जब कोई इंसान जाके आता है और आते वक्त भी उसके पास से कोई संदिग्ध चीज नहीं मिलती, तो उनको आप क्या करोगे? ये बहुत सियाने होते हैं और आजकल के आधुनिक टेक्नोलॉजी के जमाने के अंदर उनका संपर्क आजकल तो ऑनलाइन हो जाता है। हाँ ठीक है कि हमारी जांच एजेंसियां जब ऐसे दौरे होते हैं, अगर आप भी 15 बारी दुबई जाओगी तो आपके पासपोर्ट के ऊपर नजर रखी जाएगी। ये बड़ी सीधी सादी बात है। अगर मैं भी सूरत से डायरेक्ट फ्लाइट दुबई जाती है और वो फ्लाइट में मैं 20 बारी जाऊंगा 1 साल के अंदर, तो मेरे पर नजर रखी जाएगी। इसी हिसाब से इसके ऊपर नजर रखी गई होगी। और जब मोहर्रम के जुलूस के अंदर किसी ने उसको देख लिया, एजेंसी के कोई आदमी ने, कि ये क्या है, ये क्या कर रहा है यहाँ पर, और वहां उसको पाया कि वो तो टैबलेट वितरित कर रहा था कि ये ले लो आपका दर्द कम हो जाएगा, तो उसको पकड़ लिया। तो इस प्रकार से कभी कभी क्या होता है कि जब आगे की इंटेलिजेंस होती है थोड़ी बहुत, और जब एजेंसी लकी निकलती है, तो ऐसे कांड पकड़े जाते हैं। मगर अंजू जी, ये बात समझनी चाहिए हमारे लोगों को भी कि जब एजेंसी 99 बार अपना काम सटीक तरह से करती है ऐसे, मगर एक बार जब नहीं होता ना, तब बड़ी धांधली हो जाती है, बड़ा आतंकवादी कृत्य हो जाता है, और इसी का हमें ध्यान रखना है। सर, अजीत डोभाल जी ने सारे मुस्लिम गुरुओं को बुलाया या लीडर्स को बुलाया, अच्छे तरीके की घुट्टी पिलाई कि ये सब नहीं होना चाहिए, उनके जो लोग इस तरह की हरकतों में शामिल हैं उन पर नजर रखें और हमारे हवाले करें। तो यानी कि आईबी को पहले से इनपुट था कि मुहर्रम के जुलूस के दौरान ये सब कुछ हो सकता है। तो सर, क्या ये माना जाए कि जो कुछ हुआ है अलग अलग जगहों पर मुहर्रम के जुलूस के दौरान, इन सब के तार आईएसआई से जुड़े हुए हैं, सीआईए से जुड़े हुए हैं, आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं? ये मानना पड़ेगा निश्चित तौर से। मुहर्रम में इस वक्त स्पोरेडिक हिंसा देश के कई भागों में हुई, और आप देखिए सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन वो हिंसा का कहां पर है? बिहार के अंदर। बिहार में काफी समस्तीपुर और काफी दूसरे जिले काफी प्रचलित है इस प्रकार के कृत्यों के लिए। और आपने जो बताया कि इसके तार आईएसआई से जुड़े हुए हैं, इसके तार सीआईए से जुड़े हुए हैं, इसी वजह से स्पेसिफिकली अजीत डोभाल ने केरल के नेताओं से बात की थी, मुस्लिम नेताओं से। मणिपुर, मैथ्यू वेंडाई वहां पकड़ा गया। देखिए, ऐसे लगता है कि एक बाजू क्रिश्चियन मिशनरी और दूसरी तरफ मुस्लिम आतंकवादी संगठन, ये दोनों मिलके भारतीय सुरक्षा एजेंसी को आंख के अंदर काला चश्मा पहनाना चाहती है जिससे इनको दिखे ना। ये कृत्य हो रहा है। पश्चिम बंगाल में तो आजकल बहुत
संदिग्ध पकड़े जा रहे हैं, रात के रात बहुत से लोगों को बाहर फेंका जा रहा है। सर, जैसे आपने बताया कि अजीत डोभाल जी ने कैटेगोरिकली केरल के बारे में बोला, वेस्ट बंगाल के बारे में बोला और मणिपुर के बारे में। और केरल में तो कांग्रेस की सरकार है सर, सारी दुनिया जानती है कि कांग्रेस की सरकार किसके सहयोग से बनी है, मुस्लिम लीग के। अजीत डोभाल ने केरल के बारे में कैटेगोरिकली केरल के मुस्लिम नेताओं को कहा गया और बताया कि आप कोई गंदी ओछी हरकत नहीं करना। उसकी वजह है कि पहली बार 1947 के बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर केरल की सरकार बनाई, और ऐसी स्थिति में केरल अगर दूसरा कश्मीर बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, कोई अचंभा नहीं होना चाहिए, हम लोगों को कोई भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और वहां पर आईएसआई तो है ही है, साथ में आईसिस भी बड़े पैमाने पे काम कर रही है, और कोई बाकी हो तो तीसरे क्रिश्चियन मिशनरीज भी काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में केरल में अभी दक्षिण में विस्फोट होना तय दिखता है। सर, वहां पर मुस्लिम लीग की मेहरबानी से प्रियंका वाड्रा सांसद बनी है, और कहा तो ये जाता है ना कि मुस्लिम लीग के दबाव में आकर सतीशन को वहां का सीएम बनाया गया। और फिर अब दूसरी तरफ ये देखिए, अजीत डोभाल देश के हालात को लेकर चिंतित है, संभालने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मुस्लिम लीडर्स को बुलाकर ये सब सुना रहे थे। और दूसरी तरफ सोनिया गांधी को देखिए, उनको फिलिस्तीन में मारे जा रहे बच्चों का आंकड़ा भी अचानक से पता चल गया, और उस पर चिंता जताते हुए फिर से उन्होंने चिट्ठी लिख डाली। ये क्या दर्शाता है सर? मुसलमानों के प्रति इतनी मेहरबानी, इतना दर्द है कांग्रेस के मन में? दर्द तो होगा ना, क्योंकि बचा बचा के अब खाली केरल बचा है। अंजू जी, आजकल ऐसी स्थिति हो गई है कांग्रेस की कि ये माँ बेटे के लिए, माँ बेटी के लिए बचा बचा के सिर्फ और सिर्फ केरल बचा है, और मुस्लिम तो पश्चिम बंगाल में उनका साथ छोड़ चुके हैं। तो वो मुस्लिमों को वापस लाने के लिए उन्हें कोई तो बात करनी पड़ेगी। तो आप देखोगे कि 2021 के अंदर पश्चिम बंगाल में इतने सारे हिंदुओं को तृणमूल ने मार दिया, तब उनको कोई चिट्ठी लिखनी नहीं आई। उन्होंने बांग्लादेश में काफी हिंदुओं की हत्या हो गई, उसके बारे में तो कोई चिट्ठी नहीं लिखी, कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ में बात नहीं की। मगर जब पैलेस्टीन की बात आती है तो मां चिट्ठियां लिखती है, बेटी झोला लेके संसद के अंदर चली जाती है, ऑल आइज ऑन गजा करके अपना स्टेटस रखती है। तो ये तो होना ही है। और काफी लोग तो कहते हैं कि उनको तो उनके कुल के ऊपर शंका है। अब क्या करें? देखिए, जब विपक्ष इस स्थिति में आ जाए कि उनके पास एक छोटी सी माइनॉरिटी के अलावा कुछ नहीं बचा हो, तो उनसे अपेक्षा क्या रखनी? देश के नागरिक, बहुमूल्य हिंदू नागरिक, वो सोनिया गांधी से क्या अपेक्षा रखेंगे, या देश के हित के लिए सोनिया से क्या अपेक्षा रखेंगे? अंजू जी, आप बताइए। सर, आप ये देखो कि जो चिट्ठी सोनिया गांधी ने लिखी है, इसमें क्या लिखा है? संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग की जून 2026 की रिपोर्ट बताती है कि इजराइल गाजा में फिलिस्तीनियों के अस्तित्व को खत्म करने के इरादे से बच्चों को निशाना बना रहा है। इतनी गंभीर रिपोर्ट आने के बाद भी मोदी सरकार चुप है। सर, इनको वो याद नहीं है जब 8 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल में घुसकर मासूम बच्चों और महिलाओं के साथ वहशियाना हरकत की थी? वो इनको याद नहीं है, तब इन्होंने चिट्ठी नहीं लिखी। सिर्फ फिलिस्तीनियों के दर्द में दर्द होता है, इजराइल के दर्द में दर्द नहीं होता। नहीं, ये तो नहीं होगा ना, ये उनको नहीं होगा। उनसे ये अपेक्षा रखना ही हम लोग की, मैं तो समझता हूं हम लोग की गलती है। हमें ये गलती करनी बंद कर देनी पड़ेगी। हिंदू समाज को, देश के सनातन समाज को, देश के मेजॉरिटी को सोनिया गांधी से कोई भी अपेक्षा रखनी चाहिए नहीं। सीधी सीधी भाषा में कहे तो आज का विपक्ष वो मुस्लिम लीग से भी मुस्लिम लीग हो गया है। जो मुस्लिम लीग का वजूद पाकिस्तान में इतना बड़ा नहीं था, उतना बड़ा वजूद आज कांग्रेस का
मुस्लिम लीग की तरह भारत में हो गया है। कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, इंडियन नेशनल मुस्लिम लीग कांग्रेस जो बन चुकी है, तो उनकी सरगुना से, उनकी नेता से हम पैलेस्टीन के अलावा इजराइल की अपेक्षा रखे, इजराइल के बच्चों के लिए सहानुभूति दर्शाए, वो तो हो नहीं पाएगा ना। वो तो थैला लेके घूमेगी, उसकी बेटी तो थैला लेके घूमेगी। उनको सिर्फ आज भारत मतलब केरल और कर्नाटक दिखता है। वो दक्षिण में ये दो राज्यों को लेके अलग राष्ट्र चाहती है कांग्रेस की नेतागिरी ऐसा चाहती है कि ये दक्षिण भाग को हम भारत के संविधान से अलग करके एक अलग राष्ट्र का निर्माण करें, क्योंकि ग्रेटर बांग्लादेश वाला जो सपना था ममता बनर्जी का, वो पानी में मिल गया, पानी में बह गया। तो अब बात आ रही है केरल कर्नाटक को जोड़ के एक मुस्लिम क्रिश्चियन राष्ट्र बनाने की। सर, तेलंगाना का जो इनका सीएम है रेवंत रेड्डी, वो तो बहुत पहले बोल चुका है, मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान, वो तो पहले ऐलान कर चुका है। लेकिन आप ये सोचिए कि सोनिया गांधी को ये उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट आई है 94 पन्नों की, जिसकी अगुवाई भारत के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस मुरलीधर कर रहे हैं, उसमें लिखा गया है कि इजराइल की कार्रवाई का मकसद गाजा में फिलिस्तीनियों के अस्तित्व को खत्म करना है और इसके लिए बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। वो भूल गई कि पूरी जो मुस्लिम देश है उनका तो एकमात्र मकसद इजराइल को खत्म करना है, उसके अस्तित्व को मिटाना है। उस पर तो कभी नहीं बोलती है। ईरान क्या चाहता है? इजराइल को खत्म करना। लेकिन ईरान में जब अमेरिका हमले करता है, इजराइल हमले करता है, तो कैसे बिलबिलाती है कांग्रेस? ये किसी से छिपा है? नहीं, ये देखिए, सोनिया जी को तो कुछ पता नहीं है। क्या उनको पता है कि हमास का चार्टर क्या बताता है? क्या सोनिया गांधी को वो पता है कि हमास के पहले पन्ने पे क्या लिखा है, हमास के चार्टर के फर्स्ट पेज पे क्या लिखा है? वो तो लिखते हैं कि इजराइल जैसा कोई राष्ट्र ही अस्तित्व में नहीं होना चाहिए। दुनिया में जहां भी एक भी जू दिखे, उनको खत्म करने की बात तो ईरान करता रहता है, हमास करता रहता है। और इनके समर्थन में हमारा विपक्ष यानी कि कांग्रेस बढ़ चढ़ के आके बैठा है। ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के अंदर काफी लोगों ने ममता बानू कहना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका हर्ष भी वही था कि वो चाहती थी कि बांग्लादेश को साउथ एशिया का पैलेस्टीन बनाया जाए और भारत को इजराइल की तरह हमेशा पोकिन किया जाए, कि जिससे उनके पेट भरते रहे, उनके पास फंड्स आते रहे और वो ग्रेटर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन के बैठ जाए। ये जो हमारा विपक्ष है ना, उसको एक भी वोट देने से पहले हमें समझनी पड़ती है, क्योंकि इनका मकसद ही ये है। सर, एक तरफ मुहर्रम में इस तरह की हरकतें हो रही हैं, दूसरी तरफ फिलिस्तीनियों का राग अलाप रही है सोनिया गांधी, तो जाहिर सी बात है आग में घी डालने का काम ही तो कर रही है ना। वो जो कट्टरपंथी सोच वाले लोग हैं उनको भड़काई तो रही हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा, वो एक मौलाना नोमानी है, वो किस तरह की भाषा बोल रहा था, कैसे हिंदुओं को बांट रहा था कि देखिए दलित भी हिंदू नहीं है, तमिलनाडु के लोग भी हिंदू नहीं है, वो इस तरह की बातें कर रहा था। तो कांग्रेस उससे अलग तो कुछ कर नहीं रही है, लेकिन ये जरूर है कि इस तरह की साजिशों के बारे में आईबी को समय समय पर पता रहता है, इनपुट मिलता है। इसीलिए अजीत डोभाल ने एक तरफ तो बुलाकर सारे मुल्ला मौलवियों की क्लास ली, और दूसरी तरफ अभी जिस तरह से मुंबई में वो शख्स पकड़ा गया जो कैप्सूल लेकर घूम रहा था, तो ये कहा जा सकता है कि हमारी जांच एजेंसियां भी चौकस है और हमारे एनएसए अजीत डोभाल भी बड़े पुरजोर तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस टाइप पार्टियां जो हैं, जो सिर्फ मुसलमानों के वोट पर ही बन रही हैं, उनको डर इस बात का है कि उनका वोट बिखर रहा है, उसको समेटने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए गाहे बगाहे सोनिया गांधी कुछ और करें ना करें, लेकिन मुसलमानों की चिंता जब उनको होती है तो एक चिट्ठी लिख देती हैं, एक आर्टिकल छाप देती हैं किसी से लिखवा कर, और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करती हैं। लेकिन इनके ये प्रोपेगेंडे सर अब एक्सपोज हो चुके हैं। हमारे देश का इकोसिस्टम क्या करता है, देश विरोधी किस तरह की हरकतें करता है, इस सबको पता है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में और किस तरह के खुलासे होते हैं।
लेकिन आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।